चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल, संगमरमर क्या, कंकड़ पत्थर भी नहीं, सूखी नदियां नाव लिए बहते हो यूं ही, क्या सोचते रहते हो यूं ही, किस भ्रम में जीते रहते हो यूं ही। तो ये लोग भ्रम में जीने वाले लोग हैं। माँ के आंचल पर दाग लगाने वालों के साथ खड़े होना है कि माँ के आंचल को बचाए और बनाए और उसको विश्व के मानचित्र पर उसका स्थान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसके लिए जो खड़ा है वाले दाग लगाए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा जो दाग लगाने का काम इन लोगों ने किया है। 2G 3G जिस प्रकार से घोटाले, इनके ऊपर घोटालों की जो श्रृंखला इन्होंने खड़ी की थी, भ्रष्टाचार और लूट के नए आयाम गढ़े थे। भारत का एक ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं उपेक्षित था, शोषित था, और जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, इन चीजों के नाम पर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, जिसका शोषण होता था, हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का पर्याय जिन क्षेत्रों को बना दिया गया था, जिन राज्यों में ये जो विपक्षी एकता के नाम पर आज जो पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, उन्हीं राज्यों में आपने देखा हुआ कि किस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ करते थे, किस प्रकार से विपक्ष वाले तो कह रहे हैं मोदी जी थाली पिटवा रहे थे, दिया जलवा रहे थे। धर्म का अर्थ ये नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना। धर्म का अर्थ है सबके प्रति सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना। राम को समझने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अगर एक जीवन अध्याय है तो राष्ट्रपिता बापू उसी अध्याय का एक पन्ना है। आप उसी अध्याय के एक पन्ने को मानते हैं, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जब बात होती है तो आप उनके साथ खड़े। कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या आया, वैश्विक महाचुनौती आई, जहां संपूर्ण विश्व के लोग इस बात के लिए नजरें गड़ाए बैठे थे और बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, दवा की कंपनियां इस चीज को देखने में व्यस्त थी कि भारत कैसे उभरेगा। भारत में तो बड़ी महामारी आएगी, लेकिन भारत में महामारी नहीं आई। भारत के कुछ मृत्यु हुई भारत में, परंतु कोरोना की वैक्सीन जितनी तेजी से अमेरिका ने बनाया, जितनी तेजी से रूस ने बनाया, उससे भी ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण वाली जो वैक्सीन है वो भारत में निर्मित हुई। भारत के भविष्य के लिए, भारत माँ को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हमेशा एक साथ खड़े हैं और एक साथ होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भी आवाज कहीं ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसे भी लगता है कि उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा होगा, उसकी आवाज को भी, उसके मुद्दों को भी, उसकी भावनाओं को भी हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। महागठबंधन का बैठक होता है और उसमें महागठबंधन का नाम रखा जाता है, विपक्षी एकता का नाम रखा जाता है इंडिया। जैसे ही इंडिया नाम रखा जाता है उसके बाद चर्चा तेज होने लगती है कि 24 में इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई होगी। बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के युवा नेता सुमित ससांगिया। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। एनडीए वर्सेज इंडिया, कौन जीतेगी 24 में? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वचनबद्ध रहा है आम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अंत्योदय के लिए। तो यह जो अंत्योदय की धारणा है, यह इंडिया और अन्य चीजों से इसे नहीं तोला जा सकता। ये विशुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं, इन सब के उत्थान के लिए क्रमबद्ध तरीके से वचनबद्धता के साथ अगर आगे बढ़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम भारत के भविष्य के लिए, भारत माँ को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हमेशा एक साथ खड़े हैं और एक साथ होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भी आवाज कहीं ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसे भी लगता है कि उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा होगा, उसकी आवाज को भी, उसके मुद्दों को भी, उसकी भावनाओं को भी हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। आप भी इतना धीरे बोल रहे हैं कि बहुत कम लोग सुन पाएंगे। बिल्कुल हो सकता है, ये अपना अपना बात करने का तरीका होता है, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लोग, भारत का जो जनमानस है, आम जनमानस है, जो ग्रामीण परिवेश से आता है, उसके मर्म को अगर किसी ने समझने की कोशिश की है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोग कह रहे हैं कहाँ समझ रहे हैं मोदी जी, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी है, इतना सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको समझने की आवश्यकता है। आप अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छा चैनल है, इसके माध्यम से आवाज जो है वो दूर दूर तक जाती है। तो जो आम लोग हैं वो इन चीजों को समझने की उन्हें आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें एड्रेस कर रहा हूँ।
उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या आया, वैश्विक महाचुनौती आई, जहां संपूर्ण विश्व के लोग इस बात के लिए नजरें गड़ाए बैठे थे और बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, दवा की कंपनियां इस चीज को देखने में व्यस्त थी कि भारत कैसे उभरेगा। भारत में तो बड़ी महामारी आएगी, लेकिन भारत में महामारी नहीं आई। भारत के कुछ मृत्यु हुई भारत में, परंतु कोरोना की वैक्सीन जितनी तेजी से अमेरिका ने बनाया, जितनी तेजी से रूस ने बनाया, उससे भी ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण वाली जो वैक्सीन है वो भारत में निर्मित हुई। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल भारत की 130-140 करोड़ आबादी के पास उसे पहुंचाया, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझते हुए कनाडा तक इन चीजों को पहुंचाया। कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह दिखाया गया, ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया कि किस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी जिस प्रकार से लेके जाया जाता है उस प्रकार की तस्वीर पोस्ट की गई। यह कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं को पूरे वैश्विक पटल पे पहुंचाने वाली बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत की वचनबद्धता जो कि पूरे विश्व के लिए क्या होगी ये दिखाने वाली बात है। भारत का एक ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं उपेक्षित था, शोषित था, और जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, इन चीजों के नाम पर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, जिसका शोषण होता था, हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का पर्याय जिन क्षेत्रों को बना दिया गया था, जिन राज्यों में ये जो विपक्षी एकता के नाम पर आज जो पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, उन्हीं राज्यों में आपने देखा हुआ कि किस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ करते थे, किस प्रकार से विपक्ष वाले तो कह रहे हैं मोदी जी थाली पिटवा रहे थे, दिया जलवा रहे थे। देखिए, मैं आपको समझने की आवश्यकता है, पुनः समझने की आवश्यकता है, और विपक्ष वालों को भी समझने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्दा नहीं होता है उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल, संगमरमर क्या, कंकड़ पत्थर भी नहीं, सूखी नदियां नाव लिए बहते हो यूं ही, क्या सोचते रहते हो यूं ही, किस भ्रम में जीते रहते हो यूं ही। तो ये लोग भ्रम में जीने वाले लोग हैं। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, यानी 2014 के पहले मैं कहूंगा कि ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हैं, हम भारत मां से प्रभावित हैं। कांग्रेस वाले इंडिया को ब्रिटिश बना रहे थे। बिल्कुल, ये लोग तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा, जिस तरीके से राज्य के लोगों को और देश के लोगों को जिस प्रकार से एक दूसरे से बांटा जाता था, एक दूसरे से बांट के जातिवाद और पंथवाद, समाजवाद, इन विषयों पर जिस प्रकार से बांटा गया, आपको समझने की आवश्यकता है। और अभी धर्मवाद से बांटा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको इन चीजों पर भी बताऊंगा कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझने की आवश्यकता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, धर्म का अर्थ है सबके प्रति सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना। राम को समझने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अगर एक जीवन अध्याय है तो राष्ट्रपिता बापू उसी अध्याय का एक पन्ना है। आप उसी अध्याय के एक पन्ने को मानते हैं, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जब बात होती है तो आप उनके साथ खड़े तो राम जी किताब है, गांधी जी पन्ना है, लेकिन लोग पन्ना को मानते हैं, किताब को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, परंपराओं, विचारों, संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं ये लोग रामकृष्ण को समझते ही नहीं है। रामकृष्ण जो है एक तरीके से इस राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीयता के वाहक हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के नव चेतना के प्रतीक हैं। और कहीं ना कहीं अगर विश्व में अगर हमारी वचनबद्धता के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हैं, जो कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद काल और उसके बाद भी आज तक बनी हुई है। हमारे ऊपर समझने की आवश्यकता है। भारत पर न जाने कितने आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, अफगान, मुगल, लगातार आक्रमण हुए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन मान्यताओं को बनाए और बचाए रखा। हम सबके साथ, सबके विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी के बीच नफरत जो है वो फैलाने की कोशिश नहीं की। हम सब में प्रेम का व्यवहार जो है वो सिंचित करते हैं। भारत विविध संस्कृतियों में बसा हुआ, अनेकता में बसा हुआ एकता का स्वरूप है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं
अंत्योदय की बात करते हैं और अंत्योदय के लिए न केवल बात करते हैं, उसके लिए कार्य भी करते हैं। बहुत बढ़िया। जनता के बीच में जाकर क्या कहिएगा कि एनडीए को जिताइए, इंडिया को हराइए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, जनता के बीच अगर जाने की बात होती है, भारत माँ के लिए खड़े रहिए, भारत माँ को जिताइए, जिसके अंदर भी भारत की मिट्टी से जिसका जन्म हुआ है, जिसके अंदर भारत की जो ये पंच तत्व हैं, इनका समावेश है, जिनके भी शरीर में, जिनकी आत्मा में भी भारत माँ का निवास है, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि माँ के आंचल पर दाग लगाने वालों के साथ खड़े होना है, कि माँ के आंचल को बचाए और बनाए और उसको विश्व के मानचित्र पर उसका स्थान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। इसके लिए जो खड़ा है, इंडिया वाले दाग लगाए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा जो दाग लगाने का काम इन लोगों ने किया है, 2G 3G, जिस प्रकार से घोटाले, इनके ऊपर घोटालों की जो श्रृंखला इन्होंने खड़ी की थी, भ्रष्टाचार और लूट के नए आयाम गढ़े थे, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट के आयाम इनके के माध्यम से इन लोगों ने भारत की जो तात्कालीन सरकार थी, वैश्विक पटल पर उसे कलंकित करने का कार्य किया था। इस कलंक से अगर किसी ने छुटकारा दिलाया देश को, तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ममता दीदी कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगी। आप किसकी बात करते हैं? जहां बंगाल में कभी नारी तत्वों की पूजा होती थी, उसी बंगाल में महिलाओं का सरेआम सड़कों पर बलात्कार होता है, और उसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री अट्टहास करती है। और उसी राज्य में जहां बंगाल से आए हुए जो लोग हैं, और उसी राज्य में बंगाल से आए हुए जो लोग आकर के आम बंगाली नागरिकों का और वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ न्याय होता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, और आम बंगाली महिलाएं जो हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो उस स्थान की महिला मुख्यमंत्री के विषय में आप बात करते हैं, जिस पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों को और देश के लोगों को शर्म आती है ऐसे लोगों पर। जब किसी की हत्या होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है क्या? माँ काली का प्रदेश है, जहां माँ काली की पूजा होती है, और उसी जगह पे इस प्रकार की महिला मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों में जाकर के इस प्रकार की जो घटिया बातें करती हैं, उन्हें तो शर्म आना चाहिए। दूसरे राज्यों में तो आने नहीं देना चाहिए उन्हें। बिहार में नीतीश कुमार ने बुला के गंगा के पवित्र तट को जिस प्रकार से कलंकित किया है, इस प्रकार के लोगों को बुला के, और विपक्षी एकता के नाम पे जिस प्रकार से बिहार कुमार ने बिहार को कलंकित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि कलंकित करने का कार्य किया है, भ्रष्टाचारियों की जमात को बुला करके। एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के आयाम गढ़ने वाले, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, परिवारवाद से ग्रसित लोग, और अपने अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए जिस प्रकार के लोगों का आगमन बिहार की धरती पर हुआ था, और आज आप देखे होंगे कि बेंगलोर में हुआ, और किस प्रकार से बेंगलोर में इनके साथ नीतीश कुमार जी पहले ही निकल करके चले आए। कह रहे राजगीर जाना था उनको, पता नहीं अब उनको कहां जाना था, ये तो वही बताएंगे ना, बेहतर समझने की इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरा है नीतीश। बिल्कुल समझने की आवश्यकता है कि उन्हें कहां जाना था और किस जगह उनको भेज दिया उन लोगों ने, ये भी समझने की आवश्यकता है। आज से पहले आपने देखा होगा कि उड़ीसा में उनके एक वरिष्ठ नेता उनके साथ गए। चलो मान लेते हैं कि मीटिंग में मुख्यमंत्री और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री साथ बैठेंगे, परंतु भोजन की जो थाली परोसी जाती है, उस टेबल पर भी तो उनके सहयोगियों को नहीं बैठाया गया, और जिस प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं संपूर्ण बिहार को जिस प्रकार से अपमानित कराने का कार्य किया इन लोगों ने, कम से कम जाना ही नहीं चाहिए था ऐसे जगह जहां इनका अपमान हुआ। अरे गठबंधन का अगुवाई करके गौरवान्वित करवाने का प्रयास कर रहे थे। किस प्रकार से गौरवान्वित कराने का प्रयास करते हैं? आपने देखा होगा कि विषय जो है वो कहां पे आके टिका। प्रथम बैठक का विषय राहुल जी के विवाह पर आकर के टिकता है। लालू जी ने राहुल जी के विवाह की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं, हालांकि यह समझने की आवश्यकता है कि लालू जी के द्वारा करवाया गया कौन सा विवाह जो है वो चला है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो। किनकी बात कर रहे हैं? अब विषय आप समझते हैं, बहुत सारी विषय जो है वो जनता को समझने दीजिए। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से नाराज होते हैं तो एनडीए गठबंधन में उनका स्वागत होगा? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी के विषय में संपूर्ण देश को पता चल चुका है। अब कहीं ना कहीं हर बार तो आप लोग यही बोलते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व अगर किसी के लिए प्रतिबद्ध है तो देश के लिए, भारत माँ के लिए प्रतिबद्ध है। और जो व्यक्ति भारत माँ के साथ नहीं खड़ा है, भारत माँ को अपमानित कराने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी रहेगी। जंगल राज पार्ट 1 की लड़ाई में नीतीश जी हमारे साथ खड़े थे, और उसी जंगल राज पार्ट 1 के जो मसीहा लालू जी हैं,
लालू जी से जाकर के उन्होंने अपने नाम की पुस्तक का विमोचन करवाया। तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस प्रकार के लोगों के साथ वो खड़े हैं, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी आप बोलते हैं वो चीजें आम लोगों तक पहुंचती हैं, जनता तक पहुंचती है। तो जो आम जनता के साथ नहीं खड़ा है, जिसने बिहार में समझने की आवश्यकता है, पुनः समझने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि विक्रमशिला और नालंदा की धरती है बिहार, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, जगत जननी मां सीता की धरती है बिहार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ ससुराल है। तो कहीं ना कहीं इस बिहार की जो पवित्र मिट्टी है, जिसने संपूर्ण विश्व में एक से बढ़कर एक गुरु दिए हैं, उन्हीं गुरुओं का अपमान तो सड़कों पर हो रहा है। उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा करके जब मारा जा रहा है। गठबंधन में आप शामिल रहते तो आप भी वही काम करते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से पुनः समझने की आवश्यकता है कि गुरुओं का सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और गुरु जो हैं उनके नेतृत्व में ही कभी भी किसी राज्य का परिवर्तन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, और भारतीय जनता पार्टी उस विजन के लिए क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, न केवल गुरुओं के लिए, शिक्षकों के लिए, इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। जब अटल जी की सरकार आती है तो आपने देखा होगा कि नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई गई। क्यों लेकर के आई गई? क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना का एकमात्र रीजन ये था कि हजारों हेक्टेयर भूमि जो कभी सिंचित नहीं थी, वैसी भूमि को भी सिंचित किया जाए। उसी प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न विषयों के लिए अगर प्रतिबद्धता के साथ कोई आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और न केवल हम आगे बढ़ेंगे, हम पूर्ण होने की दिशा में भी, और राज्य के संसाधनों के लिए, देश के संसाधनों के लिए, मां भारती के लिए अगर प्रतिबद्धता के साथ कोई खड़ा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।